इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। तो इसके पहले हमने इसके 12 पार्ट कवर कर लिए हैं और ये आज का हमारा सेशन हमारा 13वां पार्ट है। तो इसमें यदि आपने नहीं देखे इसके पहले पार्ट, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आप जाके सारे लेक्चर कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है ना, एविडेंस एक्ट के एमसीक्यू पार्ट में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यदि आपको कोई डाउट है मेरे लेक्चर से रिलेटेड, तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सह अपराधी का साक्ष्य सुसंगत है धारा 124 के अनुसार, धारा 133, धारा 138 या धारा 136 के अनुसार। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर का, धारा 133 के अनुसार। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, डुगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित है? सह अपराधी से, सबूत का भार, रेस जेस्टे या पक्षद्रोही साक्षी अर्थात हॉस्टाइल विटनेस से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए नंबर अर्थात सह अपराधी। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों को कितनी संख्या होनी चाहिए? अर्थात किसी फैक्ट को साबित करना है तो विटनेस की कितनी संख्या होनी चाहिए? 1, 2, 3 या कितने भी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि कितने भी हो सकते हैं, अर्थात कोई ऐसी सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि कितने विटनेस होने चाहिए किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए। उसके बाद है फोर्थ, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा? धारा 134, धारा 135, धारा 136 या धारा 140। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर अर्थात धारा 136 के अनुसार 136 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत न्यायाधीश क्या कर सकता है? साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय कर सकता है कि जो साक्ष्य दिया जा रहा है वो एडमिसिबल है या नहीं है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, किस धारा के अंतर्गत साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम बताया गया है? अर्थात कि जो विटनेस है वो किस क्रम में पेश किए जाएंगे और उनकी परीक्षा जो होगी किस क्रम में होगी, ये किस सेक्शन में बताया गया है? धारा 135, धारा 136, धारा 138 या धारा 141 में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए नंबर का अर्थात धारा 135 में बताया गया है कि साक्षियों के पेशकरण और उनके परीक्षा का क्रम किस प्रकार से होगा। उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन, प्रति परीक्षा का उद्देश्य निम्न में से क्या है? यदि जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है ना, विटनेस का, तो प्रति परीक्षा उसका उद्देश्य क्या होता है? साक्षी की बुद्धिमत्ता की जांच, साक्षी की निष्पक्षता जांच, साक्षी की विश्वसनीयता अर्थात वो विश्वसनीय है कि नहीं उसकी जांच, या फिर उसके सदाचार की जांच। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? सी नंबर। अच्छा, साक्षी की विश्वसनीयता की जांच की जाती है क्रॉस एग्जामिनेशन में। उसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन, आपराधिक मामलों में वीडियो वार्ता के जरिए साक्षी का परीक्षण अनुज्ञेय है, अनुज्ञेय नहीं है, या साक्षी की इच्छा पर अनुज्ञेय है, या अभियुक्त की इच्छा पर अनुज्ञेय है। इसका सही आंसर है ए नंबर अर्थात अनुज्ञेय है। यदि वीडियो वार्ता के जरिए साक्षी का परीक्षण किया जा रहा है क्रिमिनल मामले में, तो ये क्या है? उसके लिए अनुमति दी जा सकती है, अनुज्ञेय है। उसके बाद एक केस था, कौन सा? जाहिरा शेख मुख्य गवाह निम्न में से किस केस में थी? वेस्ट बेकरी वाद 2004 में, या वेस्ट बेकरी रीट्रायल के बाद 2006 में, या सुखाराम का मामला 2005 में, या गुर्जर हत्याओं के मामले में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? पी नंबर का अर्थात जो वेस्ट बेकरी रीट्रायल बात था 2006 का, उसमें जाहिरा शेख मुख्य गवाह थी, ठीक है ना, मेन विटनेस थी। उसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति जब दस्तावेज पेश करता है तब वह साक्षी हो जाता है, उसकी प्रति परीक्षा उभय पक्षकारों द्वारा की जाती है, उसकी प्रति परीक्षा न्यायालय की अनुमति से की जाती है, या वह साक्षी नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर अर्थात वह साक्षी नहीं होता है।
दैट मीन्स यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे पेश करने के लिए उसको बुलाया गया है, समन किया गया है, तो वह कोई साक्षी नहीं है, ठीक है ना, वह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट पेश करवा सकता है। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से किस धारा में सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है? धारा 14 में, धारा 122 में, धारा 141 में या धारा 144 में? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर का। धारा 141 में क्या बताया गया? सूचक प्रश्न संबंधी प्रावधान किया गया है। अब सूचक प्रश्न क्या होता है कि हाँ, यदि उसमें क्या है, जो प्रश्न होते हैं उसमें सजेशन रहता है कि आप उसमें आंसर दें। जैसे कि आपका नाम पूछा जाता है कि आपका नाम राम है, तो आप बोले हाँ या नहीं, ठीक है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है सूचक प्रश्न में। उसके बाद है, अब सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना, किस में? मुख्य परीक्षा में, प्रति परीक्षा में, पुनः परीक्षा में या उपरोक्त सभी में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर, प्रति परीक्षा में ही सिर्फ सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सूचक प्रश्न क्या होता है? मामले के तथ्यों संबंधी प्रश्न, प्रतिपक्षी के बारे में पूछा गया प्रश्न या उत्तर को सुझाने वाला प्रश्न या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, अर्थात उत्तर को सुझाने वाला प्रश्न। मतलब प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा जिसमें उत्तर भी दिया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा, ठीक है ना, उत्तर के रूप में। उसके बाद है 13, एक मैगजीम है, अमेनिया प्रेसिडेंटर राइट इन एक्टा का अर्थ क्या है? सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना, सभी तथ्यों का उचित अवधारित ना किया जाना, या सभी कार्यों को गलत माना जाना, या सभी कार्यों को गलत ना माना जाना। ये क्वेश्चन मैंने बताया था पहले, ठीक है ना, फर्स्ट या सेकंड एमसीक्यू पार्ट में ऐसे बताया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद है 14 क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 152 के तहत गवाह की परीक्षा के समय कैसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? जो अपमानित करने के लिए आसाहित हो, या जो अनावश्यक रूप से संतापकारी हो अर्थात परेशान करने वाले हो, या जो क्षुब्ध करने के लिए आसाहित हो, या उपरोक्त सभी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी नंबर का, सभी प्रकार के जितने भी प्रश्न बताए गए ये सभी नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद है 15th क्वेश्चन, साक्ष्य विधि के अधीन पक्षद्रोही साक्षी का कथन। पक्षद्रोही साक्षी कौन होता है? हॉस्टाइल विटनेस होता है, जिसके फेवर क्या करना होता है? उस साक्ष्य देना होता है, उसी के अगेंस्ट में यदि वह साक्ष्य देने लगे तो क्या कहलाता है? हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है कि वह विटनेस हॉस्टाइल हो गया, पक्षद्रोही साक्षी हो गया। तो यहाँ साक्ष्य विधि के अधीन पक्षद्रोही साक्षी का कथन सुसंगत है, विश्वसनीय है, ये विश्वसनीय नहीं है, कोई साक्ष्य मूल्य नहीं रखता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, अर्थात विश्वसनीय है। उसके बाद है 16 क्वेश्चन, अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? मुख्य परीक्षा में, जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाए, या पुनः परीक्षा में, या किसी भी परिस्थिति में? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, अर्थात जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया जाए तब सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जा सकती है। उसके बाद है 17 क्वेश्चन, साक्ष्य विधि में स्मृति ताज़ा करने से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है मेमोरी रिफ्रेशमेंट के लिए? तो धारा 161, धारा 160, धारा 159 या धारा 158 में? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, धारा 159 में। उसके बाद है 18 क्वेश्चन, धारा 165 के तहत न्यायालय द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न के संबंध में प्रतिपरीक्षा को हमेशा परीक्षा का अधिकार है, ठीक है ना, प्रतिपक्षी को, यहाँ पे प्रतिपक्षी होगा, को हमेशा परीक्षा का अधिकार है, केवल न्यायालय की अनुमति से परीक्षा कर सकने का अधिकार है, या प्रतिपरीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई अधिकार नहीं है, या कोई भी आक्षेप लगाने का अधिकार है? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर का, केवल न्यायालय की अनुमति से प्रतिपरीक्षा कर सकने का अधिकार है किसको? प्रतिपक्षी को। उसके बाद है 19 क्वेश्चन, न्यायाधीश को साक्षी से कोई भी प्रश्न पूछने की शक्ति निम्न में से किस धारा में प्रावधानित है? धारा 163, धारा 165, धारा 161
या धारा 158, अर्थात जो न्यायाधीश है किसी भी मामले में, ठीक है ना, यदि कोई विटनेस है उससे भी प्रश्न पूछ सकता है, उसके पास इतनी पावर रहती है। तो यहाँ पे किस सेक्शन में ऐसी पावर बताई गई है? बी नंबर, अर्थात सेक्शन 165 में ऐसी पावर बताई गई है जज के लिए। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन और लास्ट एमसीक्यू पार्ट। साक्ष्य अधिनियम के निम्न में से किस धारा में यह उपबंधित है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयं किसी मामले में नवीन विचारण का आधार नहीं होगा? तो ये कहाँ पे बताया गया है? सेक्शन 162, 164, सेक्शन 167 या 158 में। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका 167 में, अर्थात ये लास्ट सेक्शन है एविडेंस एक्ट का, और हमारा ये लास्ट पार्ट है पूरे एमसीक्यू सीरीज का एविडेंस के, ठीक है ना, और लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और साथ ही साथ यदि आपको सीपीसी के एमसीक्यू देखने हैं वो भी आपको मेरे लेक्चर चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।